आज की वीडियो में हम बात करेंगे धुरंधर मूवी के बारे में। ये बॉलीवुड की लेटेस्ट रिलीज है और इस समय ये मूवी सबसे ऊपर ट्रेंड कर रही है। अगर इस मूवी के लीड कास्ट की बात करें तो इसमें रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर माधवन और अर्जुन रामपाल जैसे बड़े एक्टर्स नजर आते हैं। तो दोस्तों, धुरंधर मूवी की स्टोरी मेनली साल 1999 और 2001 में हुए टेररिस्ट अटैक्स पर बेस्ड है। अगर आप इंडिया की हिस्ट्री जानते हो तो आपको याद होगा कि इन सालों में दो बड़े अटैक्स हुए थे, पहला प्लेन हाईजैक और दूसरा पार्लियामेंट अटैक। ये अटैक्स उन टेररिस्ट ग्रुप्स ने करवाए थे जिनका बेस पाकिस्तान में था। लेकिन उस टाइम इंडिया डायरेक्टली कुछ नहीं कर पाया क्योंकि पाकिस्तान को उस वक्त यूएसए और गल्फ कंट्रीज से काफी सपोर्ट मिल रहा था। इसी वजह से इंडिया ने शुरू किया मिशन धुरंधर। और दोस्तों, पूरी मूवी इसी मिशन पर फोकस करती है। तो अगर आपको मूवी का कोर कॉन्सेप्ट समझ आ गया है, चलिए अब बिना डिले के इसकी कहानी स्टार्ट करते हैं। 30 दिसंबर 1999 मूवी के फर्स्ट सीन में हम मिलते हैं अजय सान्याल से। वो उस टाइम इंडिया की इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर होते हैं और इस पावरफुल कैरेक्टर को मूवी में प्ले किया है एक्टर आर माधवन ने। असल में दोस्तों, यहाँ हमें पता चलता है कि उस टाइम इंडिया से एक फ्लाइट अफगानिस्तान जा रही होती है। जैसे ही वो फ्लाइट कंधार एयरपोर्ट पहुंचती है, वैसे ही मोहम्मद नाम का एक पाकिस्तानी टेररिस्ट ग्रुप उसे हाईजैक कर लेता है। प्लेन के अंदर जितने भी इंडियन सिविलियंस होते हैं, उन्हें हॉस्टेजेस बना लिया जाता है। उनकी डिमांड होती है कि इंडिया उनके पकड़े गए साथी टेररिस्ट्स को रिलीज करे, क्योंकि कुछ टाइम पहले इंडिया ने कई आतंकवादियों को पकड़ लिया था। ये हाईजैक बेसिकली उन्हें छुड़वाने के लिए किया जाता है। अब इंडिया के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, इसलिए इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर अजय सान्याल, उस टाइम के रॉ चीफ, फॉरेन मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर सब मिलकर टेररिस्ट्स की सारी कंडीशंस मान लेते हैं और सिविलियंस को छुड़ा लेते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके लगभग 2 साल बाद यानी 13 दिसंबर 2001 को एक और बड़ी घटना होती है। उस दिन पार्लियामेंट हाउस के बाहर एक कार में बैठे 5 टेररिस्ट्स आते हैं। वो फुल स्पीड में बैरिकेडिंग तोड़ते हैं और पार्लियामेंट के अंदर घुसकर अपने वेपन्स से आसपास के पुलिस ऑफिसर्स को मार देते हैं। पूरे पार्लियामेंट में हाहाकार मच जाता है। हालांकि सही टाइम पर अजय सान्याल अपनी टीम के साथ पहुंचते हैं और उन सभी टेररिस्ट्स को खत्म कर देते हैं। लेकिन जब इंडिया इस इश्यू को यूनाइटेड नेशंस और यूएसए के सामने उठाता है, तो न यूएन हेल्प करता है, न यूएसए और न ही बाकी कंट्रीज पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया का साथ देती हैं। उस टाइम पर तो यूएसए से लेकर गल्फ कंट्रीज तक सब पाकिस्तान के सपोर्ट में खड़े होते हैं। अब पानी सर से ऊपर जा चुका था। इसी वजह से पार्लियामेंट अटैक के बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर अजय सान्याल, रॉ चीफ, फॉरेन मिनिस्टर और बाकी लीडर्स एक हाई लेवल मीटिंग करते हैं। उस मीटिंग में डिसाइड होता है कि पाकिस्तान को अंदर से वीक करने और इंडिया को बचाने का सिर्फ एक तरीका है, मिशन धुरंधर। अब दोस्तों, मिशन धुरंधर बेसिकली इंडिया का एक मास्टर प्लान होता है। इस प्लान के तहत इंडिया अपने सबसे कैपेबल एजेंट को पाकिस्तान के अंदर भेजता है। उस एजेंट का काम होता है पाकिस्तान को इंटरनली वीक करना। और जैसे ही इस HIGHLEVL मीटिंग में मिशन धुरंधर को अप्रूवल मिलता है, वैसे ही ये मिशन ऑफिशियली स्टार्ट कर दिया जाता है। इसके बाद स्टोरी शिफ्ट होती है और अगले सीन में हम अफगानिस्तान में रणवीर सिंह को देखते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि रणवीर सिंह ही इंडिया का वो स्पेशल एजेंट है जो मिशन धुरंधर को पाकिस्तान में ऑपरेट करेगा। यानी दोस्तों, वही असली धुरंधर है। अब दोस्तों, जैसे ही मिशन धुरंधर स्टार्ट होता है, हम देखते हैं कि रणवीर सिंह जो इंडिया का एजेंट है, उसका नाम रखा जाता है हमजा अली। सबसे पहले उसे अफगानिस्तान भेजा जाता है और फिर वहां से वो अपनी आइडेंटिटी एक बालूचिस्तान वाले की बनाता है। इसी फेक आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके वो पाकिस्तान में एंटर करता है। अब दोस्तों, अगर आप बालूचिस्तान के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि ये बेसिकली वो रीजन है जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान के बीच में पड़ता है। जैसे कि आप इस टाइम अपने सामने मैप पर देख सकते हैं। हालांकि मॉडर्न टाइम में बॉर्डर्स की वजह से बालूचिस्तान एरिया 3 देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान में डिवाइड हो चुका है। लेकिन दोस्तों, असल में बालूचिस्तान के अंदर रहने वाले लोगों को पाकिस्तानी लोग काफी नफरत से देखते हैं। यहाँ तक कि बालूचिस्तान का जो हिस्सा पाकिस्तान में आता है, वहाँ के लोगों को भी बाकी पाकिस्तानीज एक्सेप्ट नहीं करते। इसी वजह से बालूचिस्तान के अंदर कई रिबेल ग्रुप्स बने हुए हैं जो हर टाइम खुद को पाकिस्तान से आज़ाद करने की कोशिश करते रहते हैं। इसके रिस्पॉन्स में पाकिस्तानी मिलिट्री और ISI लगातार इन रिबेल्स से लड़ाई करती रहती है।
आए दिन क्लैशेस होते हैं और कई बार मिलिट्री इन रिबेल्स को मार भी देती है। दोस्तों, मैंने आपको ये बालूचिस्तान की हिस्ट्री इसलिए बताई है क्योंकि मूवी में रणवीर सिंह यानी हमजा अली एक बलोच रिबेल बनकर अंदर आता है और उसकी ये बलोच आइडेंटिटी उसके मिशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अब दोस्तों, जैसे ही रणवीर सिंह पाकिस्तान के अंदर एंटर करता है वो सीधे कराची पहुंचता है और कराची के अंदर भी वो सीधा लियारी एरिया में आता है। अब दोस्तों, लियारी कराची के अंदर एक काफी पॉपुलर टाउन है और क्योंकि ये टाउन मूवी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसीलिए आप इसके बारे में ध्यान से जानना जरूरी है। अब दोस्तों, जैसे ही रणवीर सिंह लियारी टाउन के अंदर आता है वो वहां एक दूसरे इंडियन एजेंट से मिलता है। ये एजेंट कई सालों से लियारी में एक जूस की दुकान चला रहा होता है, लेकिन असल में उसके साथ 23 और एजेंट्स भी होते हैं जो सब मिलकर काम करते हैं और यहां से मिलने वाली सारी इंफॉर्मेशन इंडिया तक पहुंचाते हैं। अब ये सारे एजेंट्स मिलकर मिशन धुरंधर को पूरा करने में हमजा यानी रणवीर सिंह की हेल्प करने वाले हैं। अब दोस्तों, जब हमजा उस दूसरे एजेंट से मिलता है जो पाकिस्तान में सालों से जूस की दुकान चला रहा होता है तो वो हमजा की हेल्प करता है। वो उसे बताता है कि उसने इतने सालों में लियारी टाउन के बारे में क्या क्या सीखा है। वो हमजा को समझाता है कि इस मिशन के लिए लियारी को इसलिए चुना गया है क्योंकि ये टाउन अपने आप में एक अलग ही साम्राज्य है। यहाँ जो लियारी को रूल करता है उसका असर पूरे कराची पर होता है और जो कराची को रूल करता है उसका असर पूरे पाकिस्तान पर होता है। अब दोस्तों, लियारी टाउन की पकड़ इतनी स्ट्रांग है कि जो इसे कंट्रोल करता है उसका असर पूरे पाकिस्तान तक जाता है। यही बात एजेंट रणवीर सिंह यानी हमजा को बताई जाती है। लियारी के अंदर टोटल 3 बड़े डॉन्स होते हैं, अरशद पप्पू, बाबू डकैत और तीसरा रहमान डकैत, जिसे लोग रहमान बलोच भी कहते हैं। रहमान बलोच एक बालूचिस्तान फैमिली से बिलोंग करता है और इसी वजह से वो हमेशा बलोच लोगों को सपोर्ट करता है और उनके हक की बात करता है। बाकी दोस्तों, रहमान बलोच, जिसे लोग रहमान डकैत भी कहते हैं, असल में दूसरे डॉन यानी बाबू डकैत का नाजायज बेटा होता है। लेकिन जैसे ही रहमान को ये सच पता चलता है कि बाबू डकैत उसका इलेजिटिमेट फादर है, वैसे ही गुस्से में उसने अपनी मदर को मार दिया। बाकी दोस्तों, लियारी टाउन के अंदर रहमान डकैत पूरे ONTHIRD हिस्से पर रूल करता है, जबकि बाकी बचे TWOTHIRD हिस्सों पर दूसरे डॉन्स का कंट्रोल होता है। अब दोस्तों, लियारी टाउन में रहमान डकैत से निपटने के लिए बाबू डकैत और अरशद पप्पू दोनों मिलकर काम करते हैं, यानी ये दोनों डॉन्स एक साथ अलायंस बनाते हैं ताकि रहमान की पावर को बैलेंस कर सकें। अब दोस्तों, लियारी के अंदर प्लान ये बनता है कि क्योंकि हमजा एक बलोच बनकर आया है इसलिए वो रहमान डकैत की गैंग में घुसने की कोशिश करेगा और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसे बहुत जल्दी ही इस गैंग में एंट्री करने का मौका मिलने वाला है। अब दोस्तों, रहमान डकैत के 2 बेटे होते हैं, एक छोटा बेटा करीब 8-10 साल का और दूसरा बड़ा बेटा लगभग 19-20 साल का। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि रहमान का बड़ा बेटा अपने दोस्त की शादी में कुछ ही दिनों बाद शामिल होने वाला है। यही मौका देखकर अरशद पप्पू और बाबू डकैत एक डेंजरस प्लान बनाते हैं। उनका प्लान होता है कि वो अपने आदमी को भेजकर शादी के दौरान रहमान डकैत के बड़े बेटे को जान से मार देंगे। अब दोस्तों, इंडियन एजेंट्स को ये पता चल जाता है कि कुछ दिनों बाद होने वाली शादी में रहमान डकैत के बड़े बेटे को मारने की साजिश रची गई है। यही वजह है कि हमजा और बाकी एजेंट्स एक नया प्लान बनाते हैं। उनका प्लान होता है कि जब फायरिंग शुरू होगी तब वो लोग रहमान डकैत के बड़े बेटे की जान बचाएंगे और ऐसा करके वो रहमान के सामने हीरो बन जाएंगे। इस मूव से रहमान डकैत का भरोसा जीतना आसान हो जाएगा और फिर हमजा उसकी गैंग में आराम से शामिल हो सकेगा। अब दोस्तों, जिस दिन शादी होती है उस दिन हमजा और बाकी सारे इंडियन एजेंट्स शादी के अंदर वेटर्स का काम करते हैं, क्योंकि उसी जूस शॉप को वहां खाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला होता है। और फिर कुछ ही समय बाद ग्रैंड एंट्री होती है रहमान डकैत के बड़े बेटे की। लेकिन दोस्तों, हमजा और बाकी एजेंट्स ये देखकर शॉक हो जाते हैं कि रहमान डकैत का बड़ा बेटा शादी में अकेला नहीं आया, वो अपने छोटे भाई को भी साथ लेकर आता है। अब एजेंट्स के सामने सबसे बड़ी टेंशन ये होती है कि जो फायरिंग होने वाली है उसमें सिर्फ बड़े बेटे को ही नहीं बल्कि छोटे बेटे को भी बचाना पड़ेगा। और यही सोचकर हमजा और बाकी एजेंट्स परेशान हो जाते हैं कि दोनों भाइयों की जान कैसे बचाई जाए। हालांकि दोस्तों, जैसे ही एजेंट्स ये सोच रहे होते हैं तभी अचानक कई सारे गनमैन वहां पहुंच जाते हैं। ये लोग असल में बाबू डकैत और अरशद पप्पू के आदमी होते हैं। वो पूरी शादी के अंदर अचानक फायरिंग शुरू कर देते हैं।
उस केओस के बीच हमजा और उसके एजेंट्स मिलकर रहमान डकैत के दोनों बेटों को बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन टेंशन इतनी बढ़ जाती है कि सारे गुंडे मिलकर रहमान डकैत के बड़े बेटे को गोलियों से छलनी कर देते हैं और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। अब दोस्तों, ये सब देखकर हमजा और बाकी एजेंट्स पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, क्योंकि उनका पूरा मिशन फेल हो चुका होता है। असल प्लान तो यही था कि जब रहमान डकैत के बड़े बेटे पर हमला हो तब वो लोग उसे बचा लें और रहमान के सामने अपना भरोसा जीत लें। लेकिन अब बड़ा बेटा मारा जा चुका है और उनका पूरा प्लान टूट गया है। लेकिन दोस्तों, भले ही हमजा और बाकी एजेंट्स रहमान डकैत के बड़े बेटे को बचाने में फेल हो जाते हैं, फिर भी हमजा हार नहीं मानता। वो तुरंत नया तरीका सोचता है और डिसाइड करता है कि मिशन को किसी भी हाल में आगे बढ़ाना है। अब दोस्तों, भले ही हमजा और एजेंट्स बड़े बेटे को बचाने में फेल हो जाते हैं, लेकिन उन्होंने छोटे बेटे की जान तो बचा ही ली होती है। और इसीलिए हमजा छोटे बेटे के सामने ये पूरा तमाशा करता है कि वो बड़े भाई को बचाने की कोशिश कर रहा है। इससे छोटे बेटे को लगता है कि हमजा सच में उनकी मदद करना चाहता था। अब दोस्तों, हमजा तुरंत एक्शन में आता है। वो जल्दी से रहमान डकैत के बड़े बेटे की लाश उठाता है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। ये सब वो ऐसे करता है जैसे वो सच में उसकी जान बचाने की कोशिश कर रहा हो। अब दोस्तों, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स चिल्लाते हुए कहते हैं कि जल्दी से इसका इलाज करो वरना देर हो जाएगी। लेकिन सारी कोशिशों के बावजूद इलाज के दौरान ही रहमान डकैत के बड़े बेटे की जान चली जाती है। अब दोस्तों, जैसे ही रहमान डकैत को इस पूरी घटना का पता चलता है, वो तुरंत अपने आदमियों के साथ सीधा हॉस्पिटल पहुंचता है। वहां पहुंचकर सबसे पहले वो अपने छोटे बेटे से मिलता है। छोटा बेटा रोते रोते अपने पिता को सारी कहानी सुनाता है कि जब उस पर और उसके बड़े भाई पर हमला हुआ था तब हमजा नाम का ये आदमी दोनों की जान बचाने की कोशिश कर रहा था, और जब बड़े भाई को गोली लगी तब वही हमजा उसे हॉस्पिटल लेकर भी आया। अब दोस्तों, रहमान डकैत सबसे पहले अपने बड़े बेटे की लाश देखता है और उसे देखकर फूट फूट कर रो पड़ता है। लेकिन फिर वो हमजा से मिलता है। अपने छोटे बेटे की जान बचाने के लिए वो हमजा को शुक्रिया कहता है और उसे पैसे देने की कोशिश करता है। लेकिन हमजा पैसे लेने से साफ मना कर देता है। ये देखकर रहमान डकैत खुद कहता है कि वो हमजा को अपना हीरो मानता है। असल में दोस्तों, हमजा भी रहमान डकैत की तरह एक बलोच होता है, और जिस तरह रहमान डकैत बाकी सारे बलोच लोगों के हक के लिए खड़ा रहता है, ये देखकर हमजा को बहुत अच्छा लगता है। इसी वजह से हमजा डिसाइड करता है कि वो भी रहमान डकैत की गैंग में शामिल होना चाहता है और उसके साथ काम करना चाहता है। अब दोस्तों, हमजा ने अब तक जो भी किया था उससे उसने रहमान डकैत का भरोसा पूरी तरह जीत लिया, और जब उसने पैसे लेने से साफ मना कर दिया तो रहमान को ये भी समझ आ गया कि हमजा को पैसों का कोई लालच नहीं है। यही वजह है कि रहमान डकैत अब हमजा को अपनी गैंग में शामिल कर लेता है, और धीरे धीरे करके वो हमजा को अपनी गैंग की सारी अंदरूनी जानकारी देने लगता है। अब दोस्तों, यही वक्त आता है जब रहमान डकैत अपने अंदर का गुस्सा बाहर निकालता है। वो प्लान करता है कि अब बाबू डकैत को जान से मार देगा, क्योंकि उसे साफ पता है कि उसके ही आदमियों ने उसके बड़े बेटे की जान ली है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि रहमान डकैत कोई एक्शन लेता, हम देखते हैं कि उसी हॉस्पिटल के अंदर टाउन का एक पॉलिटिशियन उससे मिलने आता है। ये पॉलिटिशियन बेसिकली वहां का एमपीए टाइप का होता है। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि इस पॉलिटिशियन ने पूरे लियारी टाउन के अंदर रहमान डकैत को अपना सपोर्ट दिया हुआ होता है। अब दोस्तों, हॉस्पिटल पहुंचकर वो पॉलिटिशियन सबसे पहले रहमान डकैत के बेटे की लाश देखता है और उसे भरोसा दिलाता है। साथ ही वो रहमान को समझाते हुए कहता है कि इलेक्शंस बहुत करीब हैं, इसलिए अभी कोई भी कदम उठाना सही नहीं होगा। अगर वो इस वक्त बाबू डकैत पर हमला करता है तो इलेक्शन में हार सकता है, और अगर इलेक्शन में हार गया तो रहमान डकैत का भी बहुत बड़ा नुकसान होगा। अब दोस्तों, पॉलिटिशियन की बात सुनकर रहमान डकैत उस वक्त तो रुक जाता है, लेकिन इसके बाद से वो हर रोज अंदर ही अंदर जलने लगता है। उसके दिमाग में बस यही चलता रहता है कि वो अपने बेटे की मौत का बदला आखिर कैसे लेगा। अब दोस्तों, एक दिन गुस्से में आकर रहमान डकैत अपने सारे आदमियों को इकट्ठा करता है। उस मीटिंग में हम भी मौजूद होते हैं, और फिर रहमान सबके सामने ये सवाल रखता है, अभी हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें बाबू डकैत से बदला लेना चाहिए या फिर नहीं? अब दोस्तों, ये बात सुनकर रहमान डकैत के सारे आदमी उसे रोकने लगते हैं। वो रहमान से कहते हैं कि अभी इलेक्शंस होने दिए जाएं, उसके बाद ही कोई कदम उठाना चाहिए।
क्योंकि इस वक्त अगर वो लोग बाबू डकैत पर हमला करते हैं तो इलेक्शन में हार हो सकती है, और अगर उनके नेता इलेक्शन हार गए तो न सिर्फ उनका पॉलिटिकल सपोर्ट छिन जाएगा बल्कि उनकी फंडिंग भी पूरी तरह रुक जाएगी। अब दोस्तों, इन सारी बातों के बाद रहमान डकैत सीधे हमजा से पूछता है कि आखिरकार उन्हें क्या करना चाहिए। बाकी सब लोग इलेक्शंस का इंतजार करने की बात कर रहे होते हैं, लेकिन हमजा सबसे अलग जवाब देता है। वो रहमान को देख कर कहता है, अगर मैं आपकी जगह होता तो अपने बेटे की मौत का बदला जरूर लेता। असल में दोस्तों, बाबू डकैत ने ये सब बहुत सोच समझकर किया है। उसने इलेक्शन से ठीक पहले रहमान डकैत के बेटे की जान ली ताकि रहमान ये सोचकर चुप बैठ जाए कि इलेक्शंस आने वाले हैं और अभी हमला करना सही नहीं होगा। लेकिन हमजा कहता है, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि इस वक्त बाबू डकैत बिल्कुल बेफिक्र होगा और उसे अंदाजा भी नहीं होगा कि आप उस पर हमला कर सकते हैं। अब दोस्तों, रही बात इलेक्शंस जीतने की, तो अगर रहमान डकैत इस वक्त बाबू डकैत पर हमला नहीं करता तो इलेक्शन वो वैसे भी हार जाएगा, क्योंकि अपने बेटे की जान लेकर और उसे इलेक्शंस तक चुप बैठाकर बाबू डकैत ने ये साबित कर दिया है कि वो रहमान से ज्यादा पावरफुल है और रहमान के अंदर कोई ताकत नहीं बची। लेकिन हमजा कहता है, अगर आप मेरी माने तो आपको बाबू डकैत को इसी वक्त खत्म करना चाहिए। इससे न सिर्फ आपका बदला पूरा होगा बल्कि पूरे लियारी में ये मैसेज जाएगा कि इस रीजन में रहमान डकैत से ऊपर कोई भी नहीं है। अब दोस्तों, हमजा की बात सुनकर रहमान डकैत पूरी तरह अग्री कर जाता है और इसी वजह से वो एक बड़ा प्लान बनाता है कि अब वो बाबू डकैत और उसकी पूरी गैंग पर हमला करेगा। उसका इरादा साफ होता है कि इस बार वो सबको खत्म करके अपना बदला पूरा करेगा। अब दोस्तों, इसके लिए रहमान डकैत और उसकी गैंग पूरी प्लानिंग करती है। वो लोग बारी बारी करके बाबू डकैत के सारे आदमियों की फील्डिंग सेट करते हैं और एक एक करके सबको खत्म कर देते हैं। और रही बात बाबू डकैत की, तो उसे खत्म करने के लिए हमजा, रहमान डकैत और उसका खास आदमी जो उसका कजिन होता है और जिसका नाम से होता है, ये तीनों मिलकर उसे घेर लेते हैं। वो सब मिलकर बाबू डकैत को टक्कर मारकर नीचे गिरा देते हैं और फिर रहमान डकैत लोहे से उसे पीट पीट कर जान से मार देता है। इस तरह रहमान डकैत अपने बेटे की मौत का बदला पूरा करता है। अब दोस्तों, इसके बाद इलेक्शंस होते हैं और उस पूरे इलेक्शन में पॉलिटिशियन जमील जमाली भारी बहुमत से जीत जाता है। लेकिन जब जमील जमाली अपनी विक्ट्री स्पीच देने के लिए स्टेज पर आता है और सामने पब्लिक को देखता है तो उसे एक बात साफ समझ आ जाती है, लियारी की जनता उसे जितना पसंद करती है उससे कहीं ज्यादा रहमान डकैत को पसंद करती है। और यही सोचकर जमील जमाली डर जाता है कि अगर रहमान डकैत पॉलिटिक्स में आ गया तो उसकी कुर्सी कभी भी खतरे में पड़ सकती है। अब दोस्तों, इस टाइम पर रहमान डकैत काफी ऊपर पहुंच चुका था, क्योंकि उसने अपने दो दुश्मनों में से एक बाबू डकैत को खत्म कर दिया था। वो पूरे लियारी का सबसे बड़ा डॉन बन चुका था और साथ ही उसकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि लोग उसे बड़े नेता के तौर पर भी देखना शुरू कर चुके थे। अब दोस्तों, रही बात हमजा की, तो अब हमजा रहमान डकैत का सबसे खास आदमी बन चुका था। वो सिर्फ गैंग का मेंबर नहीं रहा बल्कि रहमान का सबसे ट्रस्टेड साथी बन गया था। अब दोस्तों, इसी विक्ट्री स्पीच के मौके पर हम देखते हैं कि हमजा वहां मौजूद होता है और वहीं उसकी मुलाकात पॉलिटिशियन जमील जमाली की बेटी से होती है। धीरे धीरे करके हमजा उसे इम्प्रेस कर लेता है और उसके करीब आने लगता है। अब दोस्तों, हमजा को ये अच्छी तरह पता था कि जमील जमाली की बेटी उसके मिशन में काफी काम आ सकती है। और जैसे ही ये सब होता है वही डर सच हो जाता है जिसका जमील जमाली को हमेशा डर था। पाकिस्तान के बड़े बड़े बिजनेसमैन जो पहले अपने फायदे के लिए जमील जमाली को सपोर्ट किया करते थे, अब रहमान डकैत से मिलने लगते हैं और वो सब रहमान को अपना सपोर्ट देने की बात करते हैं। अब दोस्तों, पूरे लियारी के अंदर रहमान डकैत की पकड़ इतनी मजबूत हो चुकी थी कि कोई भी उसके सामने टिक नहीं पा रहा था, यहाँ तक कि पॉलिटिशियन जमील जमाली भी नहीं। और जैसे ही जमील जमाली को ये बात समझ आती है, उसके दिल में रहमान के लिए बहुत ज्यादा नफरत भर जाती है। वो किसी भी तरह रहमान डकैत को दबाने की कोशिश में लग जाता है। इसके बाद रहमान डकैत की एक बड़ी मीटिंग फिक्स होती है दो मशहूर बिजनेसमैन के साथ। ये दोनों भाई होते हैं और इन्हें लोग खानदानी ब्रदर्स कहते हैं। ये पाकिस्तान में काफी उल्टे सीधे काम करके पैसा कमाते हैं, जैसे हवाला के जरिए ब्लैक मनी को वाइट करना और फेक इंडियन नोट्स छापकर इंडिया में सप्लाई करना। अब दोस्तों, इसी बीच हम ये भी नोटिस करते हैं कि रणवीर सिंह यानी हमजा अपने बाकी एजेंट्स के साथ मिलकर जो भी बड़ी जानकारी मिलती है उसे इंडिया तक पहुंचाता रहता है।
और अब तक उसे सबसे बड़ी जानकारी ये मिली होती है कि पाकिस्तान के मशहूर बिजनेसमैन भाई खानदानी ब्रदर्स इंडिया के फेक 500 और 1000 के नोट्स छापकर इंडिया में सप्लाई करते हैं और इस तरह इंडिया की करेंसी को वीक करके उसे नुकसान पहुंचाते हैं। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि रहमान डकैत हमजा और अपने कुछ खास आदमियों के साथ खानदानी ब्रदर्स से मीटिंग करने आता है। वहीं खानदानी ब्रदर्स उसे मिलवाते हैं आईएसआई के हेड से। आईएसआई का एक बहुत बड़ा एजेंट होता है जिसका नाम है मेजर इकबाल। और दोस्तों, इस मेजर इकबाल का रोल मूवी में अर्जुन रामपाल ने प्ले किया है। सच बताऊं तो मूवी में इनकी एक्टिंग मुझे सबसे आइकॉनिक लगी। यहाँ मेजर इकबाल रहमान डकैत से मीटिंग करता है और उससे कहता है कि उसे रहमान जैसे बहुत सारे वेपन्स चाहिए, लेकिन बात यह है कि उसे वो सारे वेपन्स चाहिए जो रशिया और अमेरिका बनाते हैं। अब दोस्तों, मेजर इकबाल का असली प्लान ये होता है कि वो रशियन और अमेरिकन मेड वेपन्स ले और उन्हें अपने देश के टेररिस्ट्स को दे, ताकि वो इंडिया के अंदर आतंक फैलाए, जैसे सिविलियंस को मारना, बॉम्ब ब्लास्ट्स करना और इस तरह के सारे काम। इस मीटिंग में बैठे सभी लोगों को पता होता है कि ऐसे वेपन्स सिर्फ बालूचिस्तान से मिल सकते हैं, क्योंकि वहां के हेड के पास इनका एक्सेस है। लेकिन दोस्तों, आईएसआई और बलोच लेबल्स के बीच हमेशा दुश्मनी रहती है। आईएसआई सीधे उनसे डील नहीं कर सकता। इसी वजह से मेजर इकबाल चाहता है कि रहमान डकैत उनके लिए ये डील करे और सारे वेपन्स लाकर आईएसआई को दे। बदले में आईएसआई जितना पैसा रहमान मांगेगा देने को तैयार है। और दोस्तों, रहमान डकैत भी इस काम के लिए परफेक्ट होता है, क्योंकि वो खुद बलोच लोगों को अपने साथ रखता था और उनके लिए काफी काम करता था। इसी वजह से बालूचिस्तान के सारे लेबल्स उसे एक मैसाया की तरह देखते हैं और उसका सम्मान करते हैं। इसलिए वो रहमान को वेपन्स देने से कभी मना नहीं करेंगे। अब दोस्तों, रहमान डकैत इस डील को हाँ कर देता है और अपने आदमियों के साथ सीधा बालूचिस्तान पहुंचता है। वहां वो बलोच लेबल्स के हेड से मिलता है और उनसे वेपन्स की डील कर लेता है। इसके बाद बलोच हेड उसे सारे अमेरिकन और रशियन मेड वेपन्स सप्लाई कर देता है। अब रहमान डकैत के पास भारी मात्रा में हथियार आ जाते हैं, जिन्हें वो आगे चलकर आईएसआई के मेजर इकबाल को देने वाला होता है। लेकिन इसी बीच हम पॉलिटिशियन जमील जमाली से मिलते हैं। जमाली पूरी तरह प्लान बना चुका होता है कि उसे रहमान डकैत को रास्ते से हटाना है, क्योंकि रहमान की बढ़ती पॉपुलैरिटी और पावर बहुत जल्दी उसकी कुर्सी छीन सकती है। इसके लिए जमाली एसपी चौधरी को बुलाता है। और दोस्तों, एसपी चौधरी का रोल मूवी में संजय दत्त ने प्ले किया है। हमें पता चलता है कि एसपी चौधरी असल में पुलिस में एसपी था, लेकिन 5 साल पहले जमाली ने उसे सस्पेंड करवा दिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बहुत ईमानदार था और उसने पूरे इलाके में गुंडागर्दी खत्म कर दी थी। अब जमाली चाहता है कि लियारी से रहमान डकैत को खत्म किया जाए, इसलिए वो एसपी चौधरी को वापस पोस्टिंग देने की बात करता है और कहता है कि उसका काम है रहमान डकैत का एनकाउंटर करना। लेकिन एसपी चौधरी साफ मना कर देता है। वो जमाली से कहता है, लियारी की पूरी पुलिस रहमान डकैत की जेब में है। अगर मैं पुलिस लेकर उसके खिलाफ जाऊंगा तो वो मेरी ही पुलिस से मुझे मरवा देगा, इसलिए मुझे अपनी खुद की टीम चाहिए। वो टीम मैं खुद चुनूंगा और लियारी में मेरा सीक्रेट ऑफिस होगा, जिसके बारे में किसी को पता नहीं होगा। अगर आप मेरी सारी कंडीशंस मानते हैं तो मैं पोस्टिंग लेने के लिए हाँ बोलता हूँ। पॉलिटिशियन। अब दोस्तों, जमील जमाली एसपी चौधरी की सारी शर्तें मान लेता है और वो उसे उसकी स्पेशल टास्क फोर्स दे देता है। इसी फोर्स की मदद से एसपी चौधरी अब रहमान डकैत को पकड़ सकता है और उसका एनकाउंटर कर सकता है। अब दोस्तों, इसी बीच हमजा और जमील जमाली की बेटी की लव स्टोरी भी चल रही होती है। एक दिन जब वो दोनों साथ बैठे होते हैं, हमजा एसपी चौधरी की फोटो देख रहा होता है, क्योंकि उसकी पोस्टिंग लियारी टाउन में फिर से हो चुकी होती है। लेकिन जैसे ही जमील जमाली की बेटी वो फोटो देखती है, वो हमजा से कहती है, मैं इस आदमी को पहले से जानती हूँ, ये अक्सर मेरे फादर से मिलने हमारे घर आता था। अब दोस्तों, ये सुनते ही हमजा को साफ समझ आ जाता है कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर चल रही है। इसलिए वो जमील जमाली की बेटी से कहता है, अगली बार जब भी एसपी चौधरी हमारे घर आए, तुम उसकी सारी बातें ध्यान से सुनना और अगर हो सके तो उसे रिकॉर्ड भी कर लेना। ये सुनकर जमील जमाली की बेटी हमजा को हाँ बोल देती है। अब दोस्तों, कहानी में आगे हम देखते हैं कि रहमान डकैत अपने बलोच साथियों से जो भी रशियन और अमेरिकन मेड वेपन्स उठाता है, वो सब आईएसआई को सौंप देता है। मेजर इकबाल अर्जुन रामपाल उन हथियारों को अपने हाथों में लेकर सबके सामने खुलासा करता है कि असल में इनका इस्तेमाल इंडिया में होगा।
इसके लिए वो कई सारे टेररिस्ट्स को बुलाता है और उन्हें ये वेपन्स देता है और फिर सबके सामने अनाउंस करता है, हम बहुत जल्द पानी के रास्ते से इंडिया में घुसेंगे और वहां इतने बड़े टेरर अटैक्स करेंगे कि इंडिया पूरी तरह से हिल जाएगा। अब दोस्तों हमजा वहां बैठकर सारी बातें सुनता है और तुरंत इंडिया के अंदर ये खबरें भेज देता है। इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज इन सब बातों को जान तो जाती हैं, लेकिन उनकी लापरवाही और इनएफिशिएंसी की वजह से वो किसी भी टेरर अटैक को रोकने में नाकामयाब रहते हैं। असल में दोस्तों उस वक्त मेजर इकबाल जिस अटैक की प्लानिंग कर रहा था वही साल 2008 का सबसे बड़ा टेरर अटैक था, 26/11 मुंबई अटैक्स। और जैसा कि हम सब जानते हैं ये हमला इंडिया के इतिहास का सबसे खौफनाक और अनफॉरगेटेबल चैप्टर बन गया। अब दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं इंडियन इंटेलिजेंस 26/11 के अटैक को रोकने में फेल हो गई थी। हालांकि हमजा अपना काम पूरा करता है और सारी खबरें इंडिया तक पहुंचा देता है। इंटेलिजेंस टीम को ये बात पता चल जाती है कि पाकिस्तान बहुत जल्द इंडिया में बड़े बड़े अटैक्स करवाने वाला है। लेकिन इसी बीच बिहार सिटी के अंदर पॉलिटिशियन जमील जमाली एसपी चौधरी के जरिए अपना प्लान शुरू कर देता है रहमान डकैत का एनकाउंटर करने का। सबसे पहले वो रहमान के घर के नौकर को इस्तेमाल करता है और उसके छोटे बेटे के खाने में कुछ गड़बड़ मिलवा देता है। खाना खाते ही बेटे की हालत बहुत खराब हो जाती है। रहमान डकैत जल्दी जल्दी अपनी वाइफ और बेटे को लेकर गाड़ी में निकलता है और बहुत कम आदमियों के साथ सीधा हॉस्पिटल जाता है। और दोस्तों यही वो पल होता है जब वो एसपी चौधरी के ट्रैप में फंस जाता है। रास्ते में एसपी चौधरी उसे पकड़ लेता है और अरेस्ट करके अपनी गाड़ी में बैठा कर ले जाता है। अब दोस्तों एसपी चौधरी का असली प्लान यही था कि वो दिखाएगा तो यही कि रहमान डकैत को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले जा रहा है। लेकिन रास्ते में रहमान भागने की कोशिश करता है और उसी के रिस्पॉन्स में एसपी चौधरी उसका एनकाउंटर कर देता है। इसी बीच ये खबर हमजा, उजैर और रहमान डकैत के बाकी साथियों तक पहुंच जाती है। और जैसे ही हमजा ये सब जानता है उसे जमील जमाली की बेटी का फोन आता है। वो उसे एक वीडियो भेजती है जिसमें साफ दिखता है कि उसने अपने फादर और एसपी चौधरी की पूरी बातचीत रिकॉर्ड कर ली है। अब दोस्तों उस वीडियो रिकॉर्डिंग में साफ दिखता है कि पॉलिटिशियन जमील जमाली, एसपी चौधरी और अरशद पप्पू साथ बैठकर मीटिंग कर रहे हैं। और उसी वीडियो में जमील जमाली एसपी चौधरी से कहता है तुम रहमान डकैत को पकड़ो और फिर उसे एनकाउंटर में जान से मार दो। अब दोस्तों इस तरह से रहमान डकैत रास्ते से हट जाएगा और पूरा ल्यारी अरशद पप्पू के कंट्रोल में आ जाएगा। इसके बाद वो जमील जमाली के हिसाब से काम करेगा। आपको तो पता ही है कि अक्सर पॉलिटिशियंस गुंडों को सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो कभी नहीं चाहते कि कोई गुंडा उनसे ऊपर जाए। रहमान डकैत अब जमील जमाली से ज्यादा पॉपुलर हो चुका था और यही वजह थी कि जमाली उसे हटाना चाहता था। उसका प्लान साफ था, रहमान को खत्म करके अरशद पप्पू से अपना काम करवाना। इस तरह रहमान डकैत के मरने से तीनों का काम आसान हो जाता है। जमील जमाली की कुर्सी बच जाती है, अरशद पप्पू को पूरे ल्यारी का कंट्रोल मिल जाता है और एसपी चौधरी जो बहुत समय से रहमान को निपटाना चाहता था आखिरकार उसे खत्म कर देता है। अब दोस्तों जैसे ही हमजा को वो वीडियो मिलती है वो उसे देखकर तुरंत जमील जमाली की बेटी को अपने घर बुला लेता है। वहां पहुंचकर वो उसका फोन बंद करवा देता है ताकि वो अपने फादर से कांटेक्ट न कर पाए। इसके बाद हमजा वही वीडियो जमील जमाली को भेजता है और साफ साफ कहता है अब मैं तुम्हारे पूरे प्लान को जान चुका हूं। अब दोस्तों हमजा साफ साफ जमील जमाली को धमकी देता है कि अगर उसने रहमान डकैत का एनकाउंटर नहीं रुकवाया तो वो उसकी वीडियो वायरल कर देगा और न्यूज में डाल देगा। इससे जमाली की रेपुटेशन गिर जाएगी और उसकी कुर्सी भी चली जाएगी। ये सुनकर जमील जमाली बहुत डर जाता है और तुरंत एसपी चौधरी को फोन करके कहता है कि वो रहमान डकैत का एनकाउंटर रोक दे। लेकिन एसपी चौधरी उसकी बात मानने से साफ मना कर देता है। वो कहता है मैं रहमान डकैत को मार कर ही रहूंगा। ये बात सुनकर जमील जमाली जल्दी से हमजा को बताता है। और दोस्तों यही वो पल होता है जब हमजा दूसरा तरीका अपनाने का फैसला करता है। अब दोस्तों हमजा को जमील जमाली की बेटी के जरिए एसपी चौधरी के सीक्रेट ऑफिस का पता चल चुका होता है। वो जमाली से जल्दी जल्दी ये लोकेशन निकलवाता है और अपने आदमियों को लेकर सीधा वहां पहुंच जाता है। वहां जाकर हमजा और उसकी टीम सारे पुलिस ऑफिसर्स को बुरी तरह से पीटते हैं और उन पर पेट्रोल डाल देते हैं। इसके बाद हमजा एसपी चौधरी को वीडियो कॉल करता है और कहता है अगर तुमने अभी रहमान डकैत को नहीं छोड़ा तो मैं इस ऑफिस में मौजूद 40 से भी ज्यादा ऑफिसर्स को जान से मार दूंगा।
अपने ऑफिसर्स को बचाने के लिए एसपी चौधरी मजबूर हो जाता है और रहमान डकैत को छोड़ देता है। वो उसे हमजा के हवाले कर देता है। अब दोस्तों, आखिर वो दिन आ ही जाता है, 26 नवंबर 2008, जब इंडिया में 26/11 मुंबई अटैक हुआ था। इस दिन आईएसआई, स्पेशली मेजर इकबाल, अपने आतंकवादियों के जरिए ये खौफनाक हमला करवाता है और टीवी पर पूरे इंडिया को ये हमला लिव दिखाया जाता है। जैसे ही हमजा इस अटैक को देखता है, वो अंदर से पूरी तरह टूट जाता है, क्योंकि उसने इस हमले को रोकने के लिए सारी खबरें इंडिया तक पहुंचा दी थीं। लेकिन फिर भी इंडियन इंटेलिजेंस इस अटैक को रोक नहीं पाई और उसका देश इतना बड़ा नुकसान झेलता है। इस अटैक को देखकर हमजा भी अंदर से बहुत दुखी हो जाता है। लेकिन दोस्तों, दुख के बाद उसके अंदर गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है और वहीं वो ठान लेता है, अब चाहे कुछ भी हो, मैं इन सबको खत्म करके रहूंगा। लियारी का पूरा कंट्रोल मेरे हाथ में होगा और पूरे पाकिस्तान को मैं अपने घुटनों पर ला खड़ा करूंगा। अब दोस्तों, हमजा को साफ समझ आता है कि लियारी पर कंट्रोल पाने के लिए उसे सिर्फ बल नहीं बल्कि दिमाग से काम करना होगा। इसलिए उसका पहला टारगेट बनता है रहमान डकैत को रास्ते से हटाना। इसके लिए वो पॉलिटिशियन जमील जमाली से मिलता है और उससे कहता है, मैं जानता हूं कि तुम भी रहमान डकैत को हटाना चाहते हो। इस काम में मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तुम्हारी बेटी मुझसे प्यार करती है, इसलिए तुम मेरी शादी उससे करवा दो। जब मैं तुम्हारा दामाद बन जाऊंगा, तब हम दोनों मिलकर रहमान डकैत को खत्म कर देंगे। उसके बाद पूरी यारी पर मेरा कंट्रोल होगा और क्योंकि मैं तुम्हारा दामाद रहूंगा, इसीलिए तुम्हारा कंट्रोल भी मेरे जरिए कायम रहेगा। अब दोस्तों, हमजा की बात जमील जमाली को सही लगती है। वो उसे अपना दामाद बना देता है और अपनी बेटी की शादी उससे करवा देता है। इसके बाद जमाली, हमजा और एसपी चौधरी मिलकर प्लान बनाते हैं कि वो सब मिलकर रहमान डकैत को रास्ते से हटाएंगे। इसी बीच आईएसआई का मेजर इकबाल रहमान डकैत से और भी कई वेपन्स मंगवाता है और तय होता है कि डिलीवरी बहुत जल्दी करनी है। लेकिन उसी दिन रहमान डकैत को एक पानी के डैम का उद्घाटन करना होता है। वो इनॉग्रेशन के लिए जाता है और डिलीवरी के लिए हमजा, उजैर और बाकी साथियों को भेज देता है। इस वजह से आज रहमान डकैत के साथ बहुत कम लोग रह जाते हैं। और दोस्तों, यही दिन हमजा के लिए परफेक्ट होता है उसे मरवाने के लिए। एसपी चौधरी पूरी फील्डिंग सेट कर देता है और रहमान को गाड़ी में बैठाकर जंगल के रास्ते से सीधा सुनसान सड़क पर ले जाता है। अब दोस्तों, एक ही दिन इतनी सारी अजीब घटनाएं देखकर रहमान डकैत को शक हो जाता है। वो हमजा से कहता है कि गाड़ी रोक दो और बाकी साथियों को बुला लो। लेकिन हमजा उसकी बात नहीं मानता और गाड़ी लगातार चलाता रहता है। ये देखकर रहमान समझ जाता है कि हमजा उसे धोखा दे रहा है और शायद उसे मरवाना चाहता है। गुस्से में रहमान डकैत चलती गाड़ी में ही हमजा पर हमला कर देता है। लेकिन हमजा किसी तरह गाड़ी को आगे ले जाता है और फिर उसे ठोंक देता है। इसके बाद वो खुद गाड़ी से निकलकर भाग जाता है। तभी एसपी चौधरी अपनी पूरी टास्क फोर्स के साथ वहां पहुंचता है और रहमान डकैत और उसके 2 आदमियों पर हमला कर देता है। लेकिन दोस्तों, इस शूट आउट के बावजूद रहमान डकैत किसी तरह बच निकलता है और भागते हुए जंगल में घुस जाता है। वहां से वो सीधा हमजा का पीछा करता है ताकि उसे मारकर अपना बदला ले सके। अब दोस्तों, जंगल के अंदर एसपी चौधरी की पूरी टीम रहमान डकैत के साथियों को खत्म कर देती है। इसके बाद एसपी चौधरी खुद रहमान के पीछे जाता है। सबसे आगे हमजा, उसके पीछे रहमान डकैत और फिर उसके पीछे एसपी चौधरी। जंगल में एसपी चौधरी और रहमान की भिड़ंत होती है। तभी हमजा भी वहां पहुंच जाता है और दोनों मिलकर रहमान पर भारी पड़ते हैं। एसपी चौधरी उसके गले पर गोली मारता है, लेकिन दोस्तों, यहाँ पर असली ट्विस्ट ये है कि उसने गोली सीधी नहीं बल्कि साइड में मारी थी। यहीं पर फ्लैशबैक आता है। प्लानिंग के टाइम पर हमजा ने एसपी चौधरी से कहा था कि जब वो लोग रहमान को पकड़ेंगे तब गोली तो मारनी है, लेकिन ऐसी जगह कि वो आधे घंटे तक जिंदा रहे। और दोस्तों, यही असली गेम था। जैसे ही गोली लगती है, हमजा अपना प्लान शुरू करता है। वो रहमान को कंधे पर डालकर एक रिक्शा रोकता है और सीधा हॉस्पिटल की तरफ निकल जाता है। रास्ते में वो ऐसा दिखाता है कि एसपी चौधरी ने रहमान को गोली मारी है और वो खुद उसकी जान बचाने की कोशिश कर रहा है। साथ ही वो अपने सारे साथियों को फोन करके यही कहानी सुनाता है। लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही रहमान डकैत की मौत हो जाती है। फिर भी हमजा का प्लान पूरी तरह सक्सेसफुल रहता है, क्योंकि अगले ही दिन सारे न्यूज चैनल्स पर यही खबर चलती है, एसपी चौधरी ने रहमान डकैत को गोली मारी और हमजा ने उसकी जान बचाने की कोशिश की।
इस तरह हमजा पूरे ल्यारी सिटी में हीरो बन जाता है। और सबसे बड़ी बात, किसी को भी ये भनक नहीं लगती कि असल में रहमान को मरवाने वाला खुद हमजा ही था। अब दोस्तों, मूवी के एंड में हमें फिर से इंडिया का सीन दिखाया जाता है और यहीं पर असली खुलासा होता है कि हमजा है तो कौन। असल में उसका असली नाम है जसकीरत सिंह रंगी, एक ऐसा इंसान जिसने अपनी पूरी फैमिली खो दी थी और जिसे खुद फांसी की सजा मिलने वाली थी। लेकिन उसी वक्त वो आईबी के डायरेक्टर अजय संगल से मिलता है। अजय उसे देश के काम आने का मौका देता है और जसकीरत सिंह ये मौका स्वीकार कर लेता है। इसके बाद वो इंडिया का एजेंट बनकर पाकिस्तान के अंदर मिशन धुरंधर को पूरा करता है। दोस्तों, कहानी यहीं पर खत्म होती है, लेकिन मूवी की स्टोरी नहीं, क्योंकि एंड में साफ बताया जाता है कि अगले साल मार्च में इस मूवी का सेकंड पार्ट आएगा और वहीं पर धुरंधर की पूरी स्टोरी खत्म होगी। बाकी दोस्तों, आपको ये मूवी की स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना। मैं जल्दी मिलता हूँ आपसे ऐसी